नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कथित पेपर लीक केस का मुख्य आरोपी खालिद गिरफ्तार। हरिद्वार से पुलिस ने दबोचा। बहन साबिया पहले ही हो चुकी है अरेस्ट। सीएम धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ की मुलाकात। स्नातक स्तर परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग। शासन से फैसला आने तक प्रदर्शन जारी रखने की कही बात। उत्तराखंड में महक क्रांति नीति तैयार को मिली मंजूरी। धामी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। 6 अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। और हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कानूनगो के घर मारा छापा। सरकारी फाइलों का ढेर देखकर भड़के। घर से चल रहा था कानूनगो अशरफ अली का पूरा ऑफिस। विवादों में आई यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में मुख्य आरोपी खालिद की हरिद्वार से गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि खालिद की गिरफ्तारी से पहले पुलिस उसकी बहन साबिया को अरेस्ट कर चुकी थी। पुलिस की माने तो साबिया ये जानती थी कि भाई प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है। बावजूद इसके उसने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने के लिए आगे भेजा था। उधर SIT ने भी बताया कि परीक्षा केंद्र में कुल 18 कमरे थे और जैमर सिर्फ 15 कमरों में ही लगे हुए थे। उन्होंने बताया कि जिस कमरे में खालिद था वहां जैमर नहीं लगा हुआ था। ऐसे में अब टीम परीक्षा केंद्र के सभी कर्मचारियों और जैमर टीम से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कनवाल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने यूके SSSC की स्नातक स्तर परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में आयोग के अध्यक्ष और सभी कर्मचारियों की जांच के साथ दोबारा पेपर कराए जाने की मांग की है, जिस पर सीएम धामी ने उन्हें आश्वासन दिया। उधर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने बताया कि जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक युवाओं का प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, अभी हम पुष्कर सिंह धामी जी से मिलकर ही आए हैं। उन्होंने अभी हमें बुलाया था, हमारा डेलीगेशन गया था, उनसे मिलकर आया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो शब्द हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर थे, तो मुख्यमंत्री मान रहे हैं और इनके मंत्री विधायक नहीं मान रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम जो आपकी मांगे हैं उस पर हम काम करना शुरू कर चुके हैं, उस पर हम जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल रोधी कानून बनाया था, उसका ढिंडोरा पीटा था, आज तक वो नकल रोधी कानून के तहत जो एक नकल माफिया पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है। पहला हकम सिंह है जिस पर अब मुकदमा दर्ज हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के आश्वासन को कैसे मान लें। कथित पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश में लगातार प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को भी हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में इकट्ठा हुए तमाम कांग्रेसियों ने यूके SSSC की परीक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए और नकल विरोधी कानून को धोखा बताया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने हाकम सिंह के सक्रिय होने पर भी सवाल उठाए। अरे भाई, राज्य सरकार को अंकित तो हम करेंगे, इसमें व्यवस्था से डोलमोल होगी। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी होगी और राज्य सरकार के खिलाफ खुल के बात भी कही जाएगी। ये तो लोकतंत्र है। अब राज्य की सरकार अगर यही चाहती कि हमारे लोकतंत्र की आवाज ही दबा दे, तो इन पुलिस वालों को सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर के बाहर ही तैनात कर दे। ये कहीं भी धरना प्रदर्शन के लिए निकले वहीं इनको पकड़ के इनको गाड़ी में डाल दे। अघोषित आपातकाल है, ये बड़ी खराब व्यवस्था। कभी नहीं हुआ। आप तो कितने वर्षों से कवर कर रहे हैं यहाँ पे। आप सारे हमारे मीडिया के बंधु, आप बताइए, हमारी जब सरकार थी यहाँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने कितनी बारी पुतले फूके, कितने विषयों में सरकारों से गलतियां होती हैं, पुतला दहन होता है। ये राज्य के लोगों की मांग होती है, एक प्रतीक होता है। उत्तराखंड धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। धामी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। देखिए रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके बाद 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आखिर कौन से हैं वो प्रस्ताव, एक एक कर विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में महक क्रांति नीति तैयार किए जाने को मंजूरी दे दी है। राज्य में लंबे समय से महक क्रांति नीति तैयार करने की चर्चा चल रही थी। हाल ही में सघन पौधा केंद्र की ओर से टिम्बरों से परफ्यूम भी तैयार किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी पसंद आया था। ऐसे में उत्तराखंड सरकार प्रदेश में सघन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ाए जाने पर जोर देना चाहती है।
इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए महक क्रांति नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। महक क्रांति नीति के पहले चरण में अगले 10 साल यानी 2026 से 2036 तक के सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। यही नहीं, उत्तराखंड राज्य में सघन खेती को बढ़ावा देने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी का भी प्रावधान किया जाएगा। इस नीति में पहले चरण के तहत 91,000 लाभार्थियों के जरिए 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सघन खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत किसानों को कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि पर 80% की सब्सिडी और 1 हेक्टेयर से अधिक की भूमि पर सघन खेती करने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे में संशोधन किया गया है। अधीनस्थ कारीगरों के लिए 24 पद और सुधारात्मक विंग के लिए 3 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। पीएम आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बनाए गए 1872 EWS मकानों में लागत धनराशि से अधिक धनराशि खर्च हुई। ऐसे में इन आवासों को बनाने में खर्च हुई अतिरिक्त 27.85 करोड़ रुपए को राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड की ओर से मौजूदा समय में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 5 फ्री शैक्षणिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के बीच MOU किया गया है। ऐसे में इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने 8 पदों को सृजन करने की मंजूरी दे दी। उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मंजूरी मिली है। समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया है। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने GST बचत उत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी दून के राजपुर रोड स्थित दुकानों पर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारी वर्ग से बातचीत की और GST के फायदों पर चर्चा की। बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने GST की नई दरों के लागू होने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया और केंद्र के इस फैसले को जनता के हित में ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि नई दरों की वजह से प्रदेश के लाखों परिवारों और छोटे व्यापारियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही GST में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो GST पर रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सब ने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लगातार मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कानूनगो अशरफ अली के घर पर छापा मारा, जहां फाइलों और रजिस्टर का बड़ा जखीरा मिला। जांच में सामने आया कि कानूनगो दफ्तर की जगह घर पर ही फाइलें रखते थे और मौके पर जाने के बजाय घर पर ही बैठकर रिपोर्ट भी लगाते थे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि कानूनगो फाइलों को जानबूझकर लंबित कर कामों में देरी करते थे। कानूनगो अशरफ अली पहले भी विवादों में घिर चुके हैं। और देखिए, मैं तो ये तहसील का जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो कर रहा था और इसमें मैंने पर्टिकुलरली 143 के मामले देखे। आप जानते हैं 143 के मामले पब्लिक का रोज़ वास्ता 143 से पड़ता है, चाहे ज़मीन बेचने के लिए हो, चाहे लोन लेने के लिए हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। राइट टू सर्विस में भी ये कवर्ड है। जब ये मामले में देख रहा था तो मैंने देखा काफ़ी इसमें पेंडेंसी है और पेंडेंसी का जब मैंने पता लगाना चाहा तो कुछ फाइलें तो मुझे तहसील में ही मिल गई जिनमें कोई डेट्स अंकित नहीं है, कोई रिपोर्ट्स का विवरण नहीं है। और बाकी के बारे में यहाँ पे जो SK हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये फाइलें उन्होंने घर पे रखी हुई थी। उनके घर का भी मुआयना किया गया जहाँ पे फाइलें मिली हैं और पूछने पे उनका कहना है कि इसमें से एक भी मामले में उन्होंने मौका मुआयना नहीं किया और रिपोर्ट लगा दी है। रिपोर्ट भी किसी में 19 को लग चुकी, किसी को 20 में लग चुकी, उसके बावजूद ही घर पे रखे हुए हैं। और जो मूल रजिस्टर है जो कि एक तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो भी घर पे पड़ा हुआ है। तो किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। तो इसमें इनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच के लिए DM नैनीताल को मैं निर्देश।
काशीपुर बवाल पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। लोगों ने हिंसा को शहर की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला बताते हुए पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने साफ कहा कि नफरत फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 21 सितंबर की रात काशीपुर में हुआ बवाल की हर तरफ चर्चा हो रही है। बिना अनुमति के आई लव मोहम्मद जुलूस के नाम पर दंगा करना दंगाइयों को भारी पड़ा। सरकार का बुलडोजर एक्शन भी जारी है। जो आज 3 दिन पहले काशीपुर में एक माहौल खराब किया गया है चंद लोगों की वजह से, जो लोग अपनी खराब राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीति करना चाहते थे, क्योंकि आज तक काशीपुर में ऐसा कभी कोई माहौल खराब होने की बात किसी मुस्लिम समाज के जो लोग लोकल रहने वाले उन्होंने कभी नहीं। वो सब लोग सभी समाज के साथ मिलकर रहने का काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेकर के खराब किया गया। अभी 2 साल पहले एक हमारे नदीम अक्सर नाम का एक आदमी काशीपुर में आया और वो लगातार काशीपुर का माहौल ख़राब करता रहा। हमने इसका मैसेज पुलिस प्रशासन को भी दिया लगातार। कभी वो जुलूस में कभी कहीं कुछ ना कुछ खुराफात वो करता रहा। एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल कप्तान साहब से यहाँ हम लोगों ने मुलाकात की। जो 2 दिन पहले ये कांड हुआ है, जिस तरह से उसके पूरे मुसलमान समाज ने घोर शब्दों में निंदा की है और कप्तान साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि साहब हम किसी के पक्ष विपक्ष में आपसे कहने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हाँ इतनी गुजारिश आपसे करने के लिए आए हैं कि इसमें जो जायज़ लोग हैं उनको आप करिए और जो जिस तरह से नाजायज़ लोग हैं उन लोगों को आप जो है आइडेंटिफाई करके उनको चिन्हीकरण किया जाए। गदरपुर के तराई केंद्रीय वन प्रभाग पीपल पड़ाव रेंज में वृक्षारोपण को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहां वृक्षारोपण के नाम पर सरकारी धन को ठिकाने लगाया जा रहा है। समाज सेवी शंकर सिंह नगरकोटी ने बताया कि वन विभाग ने वृक्षारोपण तो दूर की बात, वनों की सफाई करने की भी जहमत नहीं उठाई। सुरक्षा के नाम पर 16 फेंसिंग अब तक नजर नहीं आती। इसके अलावा चौकीदारों के लिए भी कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। बता दें कि इन सभी आरोपों को डीएफओ उमेश चंद तिवारी ने खारिज किया है। उन्होंने बताया कि मानकों के तहत वन विभाग काम कर रहा है कि जो वन विभाग के अंदर जो पैसा सरकार से आया है कैंप पर, उसमें करोड़ों रुपए का उच्च अधिकारी से लेकर निचले अधिकारी तक बड़ा भारी घोटाला हुआ है, जिसमें 24-25 के जो प्लाट मार्च में जिनकी पेमेंट आई उन पर ना तो जुताई हुई, ना तारवाड़ लगी, ना बीज पड़ा और उन पर सब लिपापोती करके जंगल को राजस्थान बना दिया। और इसमें रेंजर से लेकर डीएफओ तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए 2-3 तरीके की स्कीमें हैं। एक तो हमारा रेगुलर प्लांटेशन है, ये कि पूरे प्रभाग में 8-25% तो वो सारे के सारे लक्ष्य 15 अगस्त तक पूर्ण कर लिए गए हैं। अब उनकी देखरेख का काम चल रहा है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो निश्चित रूप से सुरक्षा का जो स्टैंडर्ड तरीका है उसकी व्यवहार की जाती है और वनीकरण के बाद यहाँ वाकर नहीं होती है, तो वही प्रक्रिया अपनाई गई है। उसी के अनुसार वनीकरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उधर मसूरी में कांग्रेसियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम धामी के नाम 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त हुए देहरादून मसूरी मार्ग को जल्द से दुरुस्त करने के लिए कहा है। नाराज कांग्रेसियों ने बताया कि खस्ताहाल सड़कों का असर मसूरी के पर्यटन पर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यापारियों की भी मदद करे। उप जिलाधिकारी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि जो पूरा उत्तराखंड में जो आपदा आई उसमें मसूरी विधानसभा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो हमारी मांग है कि पहली मांग हमारी ये है कि हमारे मसूरी विधानसभा को विशेष पैकेज में अच्छा पैकेज दिया जाए ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। और दूसरा गोलोगी पावर हाउस का जो गोलोगी पावर का जो रोड है वो 2021 से वो उसका जो प्लांट बना हुआ था उसको वो चालू हो रखा है, लेकिन हर साल 2 बार उन लोगों का डीपीआर चेंज होता है। उसमें बजट बढ़ाए जा रहे हैं और विकास के नाम पर कुछ नहीं, प्रोग्रेस के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। पिछले साल नवरात्र के दिनों में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए थे, लेकिन इस साल खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए एसओपी जारी की और सभी जिलों के अधिकारियों से एसओपी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट।
त्योहारी सीजन में एक्टिव हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग। मिलावटी सामान बेचने वालों की अब खैर नहीं, खुले में कुट्टू का आटा बेचने पर रोक। विभाग ने जारी की एसओपी। पिछले साल नवरात्र के दिनों में कुट्टू का आटा खाने के कारण कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और कई लोगों की हालत काफी बिगड़ गई थी। इसी को देखते हुए नवरात्र और त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटी कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FDA ने 12 सितंबर 2025 को एसओपी जारी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कदम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। स्वास्थ्य सचिव और FDA आयुक्त डॉक्टर R राजेश कुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को इस एसओपी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। क्या गाइडलाइन जारी की गई है, एक नजर डालते हैं। खुले में कुट्टू का आटा बेचने पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सिर्फ सीलबंद पैकेट में ही बिक्री की अनुमति है। सीलबंद पैकेट पर पैकिंग की तारीख, एक्सपायरी डेट, निर्माता का पूरा पता, प्रतिष्ठान का नाम और लाइसेंस नंबर होना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सतर्कता बरतते हुए कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए एसओपी जारी की थी। लगभग 50 से ज्यादा दुकानों पर छापेमार कार्रवाई भी की गई। देखिए, स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट नवरात्रे से काफ़ी पहले, यानी 1 मंथ पहले से ही हम लोग सतर्क होके हम लोगों ने जो खुले में जो कुट्टू का आटा की जो बिक्री जो पिछली बार पाया गया था उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। ये कार्रवाई लगातार चल रही है और इसमें लगभग 50 शॉप से भी ज़्यादा दुकानों में जो है छापेमारी इत्यादि की कार्रवाई की गई है और जहाँ पे कुट्टू का आटा लूज में बिक्री हो रही थी वहाँ पे भी उनको हमने जब्त किया है और इसमें हमने 15 दिन पहले ही SOPs निर्धारित कर दिए थे। इसमें ये स्पष्ट रूप से अंकित था कि कुट्टू का आटा जो है सील्ड पैकेट में ही इसकी बिक्री की जाएगी। वहीं बाजारों में अब दुकानदार पैक्ड कुट्टू आटा बेच रहे हैं, जिसमें सभी जानकारी भी दी जा रही है। बाजार में पैकिंग वाला आटा बिक रहा है जी, जिस पे डेट, रेट और अपना मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है सब कुछ। लूज आटा बिकना बंद हो गया है। आता तो वहीं से था, अब उसकी ये है कि पैकिंग होनी शुरू हो गया है तो उससे उसका पता लगने लग गया है कि कब का पिसा हुआ है, कब है। पहले लूज बिकता था, अब लूज बिकना बंद हो गया है। कुट्टू के आटे को लेकर अब ग्राहक भी सतर्क हो गए हैं। वहीं कुछ ग्राहक पिछले साल को देखते हुए कुट्टू के आटे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार थोड़ा सा भय का माहौल है कि भाई पता नहीं कैसा आटा आएगा, मिलावट होगा या प्योर होगा। तो इस वजह से, क्योंकि वो जहरीला था, काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। इस चीज़ों को देखते हुए तो हम तो फल पे ही ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, कम से कम उसमें मिलावट नहीं है, तो कुट्टू के आटे को थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहे हैं। पिछले साल की घटना से सीख लेते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग ने SOP जैसे कदम उठाए। समय समय पर बाजार में औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। नवरात्रि और त्योहारी सीजन को देखते हुए सभी को इसे लेकर सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून चाय बागान इलाके से युवती का शव बरामद हुआ था। अब इसे लेकर कुछ खुलासे हुए हैं। पुलिस को हत्या का शक उसके भाई पर है। दरअसल पुलिस को मृतका की मां ने बताया कि विशाखा पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रही थी और घर की जिम्मेदारी संभालना चाहती थी। उधर उसका भाई नशे का आदी था, जिस वजह से उसकी अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी। घटना के दिन भी मां अस्पताल में भर्ती थी और बेटे विशाल से फोन पर बेटी की जानकारी ली थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद विशाखा का जंगल से शव बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से ही विशाल फरार है। पुलिस उसे हर तरफ ढूंढ रही है। जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि जहां वो रहती थी, तो उनका जो बड़ा भाई था, जिसका कि नाम विशाल अभी प्रकाश में आ रहा है, उनसे उनका लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बताया ये जा रहा है, थोड़ी जो अभी जो जांच पड़ताल हुई है कि परसों रात भी अपने भाई के साथ उनका झगड़ा वगैरह हुआ था। तो इसी पॉइंट को लेके पुलिस के द्वारा तफ्तीश की जा रही है और जो उनके भाई हैं विशाल, उनकी भी लगातार तलाश की जा रही है और जल्दी ही उनसे जो है जैसे वो मिल जाएंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और इसका खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें जो है हमारी SOG की टीम भी लगी हुई है और साथ ही साथ जो हमारी थाना पुलिस की टीम है वो भी लगी हुई है और 2 टीमें हमारी CCTV फुटेज के देखने के लिए भी लगाई गई है। गदरपुर के रामबुड्डी धर्मशाला में सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें तमाम लोगों ने रक्तदान का महादान किया और लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। लेकिन उत्तराखंड में हम लोग 16 तारीख से, क्योंकि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन से हम सेवा पखवाड़े का प्रारंभ करते हैं। पूरे देश में 17 तारीख से प्रारंभ होता है, जिसमें लगातार हम चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर,
सफाई कार्य मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहाँ पर भी हमारे धार्मिक स्थल हैं स्कूल हैं वहाँ पर कार्यकर्ता हर चाहे किसान मोर्चे के और क्रिकेट मोर्चे के वो वहाँ जगह जगह सफाई अभियान चलाते हैं। युवाओं के बीच में हम लोग मैराथन दौड़ कराते हैं, विभिन्न खेल की प्रतियोगिताएं कराते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कथित पेपर लीक केस का मुख्य आरोपी खालिद गिरफ्तार, हरिद्वार से पुलिस ने दबोचा, बहन साबिया पहले ही हो चुकी है अरेस्ट। सीएम धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ की मुलाकात, स्नातक स्तर परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग, शासन से फैसला आने तक प्रदर्शन जारी रखने की कही बात। उत्तराखंड में महक क्रांति नीति तैयार को मिली मंजूरी, धामी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, 6 अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। और हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कानूनगो के घर मारा छापा, सरकारी फाइलों का ढेर देखकर भड़के, घर से चल रहा था कानूनगो अशरफ अली का पूरा ऑफिस।